दोस्तों नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे महंगाई और प्रधानमंत्री जी। मैंने इसमें कटु कड़वा सत्य है मगर सत्य है और जोड़ दिया है, क्योंकि कुछ बातें दिमाग में बंद दरवाजे की कुंडी खोल सकती है। आपने यह मुहावरा खूब सुना होगा, करेला वह भी नीम चढ़ा। बस इसी तरह कटु कड़वा सत्य। दोस्तों मुझे पता है, जब भी हम इतिहास की बात करते हैं बड़ी बोरिंग लगती है, इसलिए मैंने इस ब्लॉग में एक काल्पनिक फाइल को साथ में जोड़ा है। शायद ये मेरी सोच हो जो हकीकत से दूर और मात्र काल्पनिक है। मेरी इस सोच का आधार कुछ पुराने लेख, भाषण, किताबें, प्रेरक प्रसंग, बायोग्राफी और पुराने मीडिया के प्रस्तावित प्रोग्राम हैं। इन्हीं सबको केंद्र में रखकर एक काल्पनिक फाइल को जोड़ा है जो कटु सत्य को उजागर करती है। 15 अगस्त 1947, स्वतंत्र भारत का पहला दिन, जब पूरा देश बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मना रहा था। और कटु कड़वा सत्य है मगर सत्य है कि साथ ही हमें एक गहरा जख्म भी मिला था, विभाजन का जख्म, जो नासूर बन गया था, रह रह कर टीस पैदा कर रहा था। सभी जानते थे यह नासूर वक्त के साथ ही भरेगा, और इसमें उठने वाली टीस का दर्द आज भी कानों में सुनाई देता है। वक्त का मरहम इस पीड़ा को कम करने में मदद जरूर करता है, परंतु यह नासूर एक अमिट दाग छोड़ गया है। विभाजन का नासूर, दंगों की टीस रह रह कर उभरती है, नफरत की हवा बूझे हुए अंगारों को सुलगाती रहती है, आतंक का साया बनकर शांति अमन को लूलुहान करती है। आज भी हम बहक जाते हैं, मन में दबे हुए शोले भड़क जाते हैं। कटु कड़वा सत्य है मगर सत्य है, परंतु कुछ लोग हमारा घर जलाकर अपनी रोटी सेकते हैं। आज़ाद भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। अंग्रेज सब कुछ लूट कर चले गए थे। जीडीपी मात्र 0.72 थी। उस समय गरीब देशों की सूची में भारत दूसरे नंबर पर था। उस विकट परिस्थितियों में यह तय करना था कि श्रमति और विकास का रथ किस तरह से चलाया जाए, भारत का नवनिर्माण कैसे किया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकीकरण का कार्यभार सौंपा गया, तो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माण की जिम्मेदारी दी गई, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को विदेश नीति में भारत के पक्ष को मजबूती से प्रस्तुत करने की जवाबदारी दी गई। पंडित जी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। यह भी कटु कड़वा सत्य है मगर सत्य है कि निर्माण में कई खामियां रह गई, जो वक्त की दरकार हो सकती है, परंतु आने वाला वक्त भी उसमें सुधार न कर सका। भारत के विकास मॉडल के 4 प्रमुख स्तंभ थे: डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, नॉन अलाइनमेंट। आप सब महारथियों ने अपना कार्य बड़ी दक्षता के साथ आगे बढ़ाया। देश के सामाजिक व आर्थिक ढांचे का समुचित विकास संभव हो सके, इसके लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। योजना का शुभारंभ करते हुए अधिकारियों की टीम को फील्ड में भेजा गया। बस यहीं से मेरी काल्पनिक फाइल की कहानी शुरू होती है। महंगाई से भी इसका नाता जुड़ जाता है। कटु कड़वा सत्य है मगर सत्य है। साथ ही कुछ विवादों के बवंडर उठते रहे, जो वर्तमान में भी घूम रहे हैं, वर्तमान की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अधिकारियों की टीम गांव-गांव, शहर-शहर में घूमकर अपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेजती है, और तत्पश्चात एक फाइनल रिपोर्ट की फाइल प्रधानमंत्री जी के हाथ में पहुंचती है, जिस पर एक्शन और रिएक्शन दोनों होते हैं। काल्पनिक फाइल की मुख्य बात यह है कि वह प्रधानमंत्री जी के हाथ में पहुंचती है, और आगे किस तरह यह फाइल आगामी प्रधानमंत्री जी तक गई और क्या एक्शन रिएक्शन हुआ, यह तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। हम बात कर रहे थे महंगाई की। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, जब पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा रही थी, भारत की अर्थव्यवस्था आकार ले रही थी, खाद्यान्न संकट दूर किया जा रहा था, बाजार में मांग बढ़ रही थी, विदेशी तकनीकों और अपने अथक प्रयासों की मदद से भारत विकास के सोपान चढ़ रहा था, तो बजट का भार बढ़ना जारी रहा। मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ भारत विश्व में अपनी एक पहचान बना रहा था। वह पहचान थी शांति दूत की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जरिए भारत विश्व शांति का अग्रदूत था। अपने पंचशील सिद्धांत के माध्यम से शांति का संदेश दिया, क्योंकि उस समय पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। भारत का यह निर्णय कि वह किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, गुटनिरपेक्ष रहेगा, एक खूबसूरत निर्णय था, जिसमें वक्त के साथ अन्य देश में जुड़ते चले गए और भारत विश्व शांति की तरफ अग्रसर होने लगा, शांति दूत कहलाने लगा। यह वक्त बड़ी समझदारी के साथ निर्णय लेने का था, क्योंकि यह भी कटु कड़वा सत्य है मगर सत्य है कि पूरा विश्व 2 वर्ल्ड वार झेल चुका था। तीसरा वर्ल्ड वार कब शुरू हो जाए, इसकी आशंका बनी रहती थी। गुटनिरपेक्ष देशों की उपस्थिति ने इस आशंका को देखने का नजरिया बदल दिया। पूरा विश्व बारूद के ढेर पर बैठा था, हथियारों की होड़ मची थी, परमाणु युग का खतरा था, मानव नादानी में संपूर्ण विश्व का विनाश कर सकता था।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने इसे रोका था। यह कटु कड़वा सत्य है, मगर सत्य की शांति दूत बनकर भारत ने एक नया मोड़ संपूर्ण विश्व को दिया था, जिसका भुगतान भी शांति दूत को करना था। परिणाम स्वरूप भारत की बढ़ती लोकप्रियता से चीन ने 1962 में तिब्बती बौद्ध भिक्षु दलाई लामा के बहाने भारत पर युद्ध थोप दिया। हिंदी चीनी पाई पाई कहकर पीठ में खंजर घोंप दिया। भारतीय सेना ने युद्ध अदम्य साहस से लड़ा था, परंतु यह भी कटु कड़वा सत्य है, मगर सत्य है कि युद्ध किसी नेता की बोली से नहीं, बंदूक से निकली गोली से जीते जाते हैं। चूंकि भारत इस युद्ध के लिए तैयार नहीं था, आधुनिक हथियारों के सामने भारत के पास विश्व युद्ध के समय के हथियार थे। हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों की चोटी पर लड़ा गया युद्ध भारतीय जवानों के साहस की गाथा सुनाता है। जहाँ चीनी सेना पहाड़ों की चोटियों पर बैठी थी और भारत की सेना को सकरे दरिया से होकर गुजरना था, मैंने उस समय की एक आश्चर्यजनक घटना सुनी। जब चीनी सेना पहाड़ों से उतरकर तेजपुर की ओर बढ़ रही थी, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। भारतीय करेंसी उसे वहाँ से हटाना संभव नहीं था, तो उन्हें जलाने का निर्णय लिया गया। लेकिन सिक्कों को जलाया नहीं जा सकता था, इसलिए उन्हें बोरों में भरकर तालाब में फेंक दिया गया। तब भारत को महसूस हुआ कि अब उसे अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाना होगा, सेना का सशस्त्रीकरण करना होगा। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए नए आयुध विकसित किए जाने लगे, रक्षा बजट बढ़ाया गया। अब आप तो जानते ही हो, युद्ध का सीधा संबंध महंगाई से होता है, और महंगाई को तो बढ़ना स्वाभाविक था। सिक्के के दो पहलू हैं। महंगाई के साथ साथ कुछ खुदगर्ज लोगों ने अपनी तिजोरियों को भी भरा था, अपने स्वार्थ सिद्धि में गरीबी का गला घोटा था। अब नए प्रधानमंत्री शास्त्री जी थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे बड़े ही नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति थे। शास्त्री जी के किस्से तो बहुत मशहूर हैं। मैं आपको बस एक किस्सा बयां करता हूं। जब वे रेल मंत्री हुआ करते थे, तब सन 1956 में तमिलनाडु की एक रेल दुर्घटना को अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए आपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अपने छोटे से कार्यकाल में पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था। शास्त्री जी का कहना था कि ताकत का जवाब ताकत से जाएगा। किस्सा मशहूर है कि पाकिस्तान के राष्ट्र अध्यक्ष ने कहा था, हम भारत आ रहे हैं, तो शास्त्री जी ने बड़ी सहजता से कहा था, हम ही लाहौर आ जाते हैं, और सेना के लिए बॉर्डर खोल दिए गए। इस युद्ध के समय अमेरिका ने भारत को धमकी भरे शब्दों में कहा था कि PL-48 समझौते के अनुसार लाल गेहूं देना बंद कर देगा। तब शास्त्री जी द्वारा सप्ताह में एक समय उपवास करने की सलाह दी गई और भारत में हरित क्रांति की नींव रखी गई। आज के वक्त की तुलना आप उस वक्त से कर सकते हैं जब खाद्यान्न की कमी थी, गरीबी थी और भारत युद्ध लड़ रहा था। जब ताशकंद समझौता हुआ था, भारतीय सेना लाहौर पर कब्जा कर चुकी थी। ताशकंद शांति समझौता होने के बाद एक अनहोनी हो गई थी उस महान व्यक्ति के लिए। उस समय कहा जाता था कि मित्र देशों के साथ साथ दुश्मन देश के प्रमुख हस्तियों ने भी शास्त्री जी की अर्थी को कंधा दिया था। तीनों देशों के झंडे भारत, रूस और पाकिस्तान के झुकाए गए थे। कटु कड़वा सत्य है, मगर सत्य है उस भले नेक इंसान के साथ भी क्या धोखा हुआ था। सिक्के के दो पहलू हैं। शास्त्री जी के काल में सियासत का बोलबाला था। उस भले मानुष को सियासत के तराजू में तोला था। आपको जानकर हैरानी हुई कि शायद शास्त्री जी दुनिया के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने अपनी कार बैंक लोन से ली थी। वक्त ने फिर एक करवट ली है। देश की बागडोर एक सशक्त महिला ने संभाली है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। दोस्तों, इस वीडियो में हम और आगे चर्चा करेंगे। आप सभी को राम राम। जीवन का दर्शन, राजेश भारद्वाज।